हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का सिंपल बी एंड बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित प्रश्नोत्तर जो कि आपकी सीटेट परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को देखिए। तो जो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वे जो है किस रंग में जो है चीजों को देख पाते हैं, आपको इसमें बताना है। तो आपके ऑप्शन से केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफेद ही देखते हैं, केवल हरे रंग में देखते हैं। तो देखिए, जो रात में जो जानवर जगते हैं उन्हें जो है सभी चीजें जो है उन्हें काला और सफेद ही नजर आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा, केवल काली और सफेद ही देखते हैं। दूसरे रंग उन्हें नहीं दिखता है क्योंकि रात में जो है अंधेरा होता है। तो ऐसे में जो है और सफेद और काला ही किसी भी चीज को जो है वो उसी रंग में देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो हाथी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इसमें सही कथन को चुनना है। आपके ऑप्शन है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। तो क्या केवल केवल हथिनियां रहती हैं और बच्चे रहते हैं? क्या इसमें हाथी जो है नहीं रहते हैं? तो ये सही है, क्योंकि हाथियों के झुंड में जो है मेल हाथी जो होता है यानी कि हाथी जो है नहीं रहता है, हथिनियां और उसके बच्चे रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं? तो नहीं, किसी एक परिवार के सिर्फ सदस्य नहीं होते हैं, अनेक परिवार के सदस्य जो है होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरी झुंड की नेता होती है। तो देखिए, जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है उसी को जो है नेता माना जाता है झुंड की। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है। एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी नहीं हो सकती है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो इसमें देखिए आपका सही है ए और सी। तो ए और सी आपका ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है। ए और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं? तो देखिए, आपने यदि पुष्प को ध्यान से देखा है, फूल को जो है आपने ध्यान से देखा है, तो ये सभी जो है ये जो है पंखुड़ियां हो गई फूल के। ठीक है, तो अंदर में जो है आपने देखा होगा ये आपका क्या होता है, ये जो है आपका बीच में होता है स्त्री केसर। तो इसमें जो है आपका वर्तिकाग्र, ये ऊपर वाला इसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए इसी में जो है मेल जो है परागकोश रहते हैं इस तरह से। और इसमें जो है छोटी छोटी पाउडर जैसी यहाँ पे आपको दिखाई देती है, देखिए, जिसे जो हम पराग कण कहते हैं। तो आपसे यही पूछा गया है कि इसमें जो है फूल के अंदर, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, उसे जो है हम पराग कहते हैं। पराग सिर्फ दिया गया है, पराग कण या पराग सेम होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें सही हो जाएगा। और देखिए, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगी? यानी कि देखिए, आप जब गुजरात में जाते हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर, तो वहां पर जो है आपको क्या मिलेंगी, लोग जो है वहां पे क्या बेचते हुए आपको दिखेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बिहार में देखते हैं कि चना बेचते हुए लोग दिखते हैं, समोसा, लिट्टी, ये सभी जो है, मूंगफली, ये सभी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन गुजरात की आपसे पूछा गया है, अहमदाबाद गुजरात में जो है आपको क्या बेचते हुए जो है लोग दिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन है, पूरी साग तथा ठंडा दूध, ढोकला चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। यहाँ पे देखिए, गुजरात का जो है फेमस भोजन जो है वो ढोकला है। तो ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल जो है आपको लोग वहाँ पे बेचते हुए दिखेंगे, क्योंकि वहाँ का जो पसंदीदा खाना है वो ढोकला और चटनी ही होती है, वहाँ का फेमस है। और वहाँ का कल्चरल फूड भी एक तरह से आप कह लीजिए, वो जो है ढोकला ही होता है, चटनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही हो जाएगा, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि? तो देखिए, पक्षी जो है अपने गर्दन को बहुत ज्यादा हिलाते हैं। तो क्यों हिलाते हैं, आपके ऑप्शंस देखते हैं। आपके ऑप्शन है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, नहीं उड़ सकते हैं, बहुत अधिक गर्दन हिलाने से उड़ थोड़े सकते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पक्षियों की आंखों
की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आँख आँख छोटी होती है। पक्षियों की आँख छोटी तो होती है, लेकिन उसके उसके कारण से जो है वो गर्दन नहीं हिलाते, बल्कि पक्षियों की आँखों की पुतली जो है घूम नहीं सकती है, इसी कारण से जो है वो अपने गर्दन को बहुत हिलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो देखिए आयरन जो है किन किन भोजन में हमें प्राप्त होती है आपको बताना होगा। तो यहाँ पे देखिए जिसे जो हेमोग्लोबिन की कमी होती है, खून में हेमोग्लोबिन की कमी होती है, वे जो है आयरन युक्त भोजन का भोजन लेते हैं। तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या किन किन चीज़ों में जो है आयरन लौह जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपके ऑप्शंस देखिए, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावला चावल, चीनी, आंवला। यहाँ पे देखिए आंवला में जो है आयरन पाए जाते हैं, और गुड़ में भी जो है पाए जाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक हो गया, इसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका सही है। चावल में कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगी, चीनी नहीं, आपका आंवला में आयरन मिलेगी, ये आपका गलत हो जाएगा। हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं से जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है, संतरा से आपको विटामिन सी मिलती है, साइट्रिक एसिड, और ये देखिए गुड़, नींबू, मटर, नींबू से भी विटामिन सी, मटर, ये सभी देखिए। तो यहाँ पे ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका इसमें सही है। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ में से जो है क्या प्राप्त होती है, बहुत मात्रा में लौह प्राप्त होती है, आयरन प्राप्त होती है। तो जो व्यक्ति जो है हीमोग्लोबिन की कमी से ग्रसित है, उन्हें जो है ये सभी भोजन का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए जो राष्ट्रीय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपको इसमें बताना होगा। आपके ऑप्शंस हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो देखिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना नहीं, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, याद करना, ये नहीं, कक्षा कच्चे अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना, ये आपका सबसे उपयुक्त ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वास्तविक जीवन से जो है जोड़ना, जो कच्चा कच्चे में जो पढ़ाई होती है उस चीज को जो है वास्तविक जीवन को जोड़ना जो है अधिगम के लिए सबसे अच्छा होता है। इससे जो है बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं, जल्दी लर्न कर पाते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि उनके जो है वास्तविक जीवन से वो चीज़ जुड़ी हुई रहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी 2005 का भी जो है इसमें उद्देश्य यही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन की सिलेबस जो है उसकी आवश्यकता के अनुरूप कौन सा जो है नहीं है, आपको इसमें बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, एकदम सही, मानसिक स्तर का अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है एवरेज है तो उसे हाई लेवल के कुछ पढ़ाया जा रहा है, उसमें जो है उस तरह का विषय जो है शामिल किया गया है, तो ये उससे जो है वो डिफ़िकल्ट फील करेगा, वो जो है पढ़ाई नहीं कर पाएगा, अच्छे से सीख नहीं पाएगा, किसी चीज़ को लर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकता है। तो मानसिक स्तर के अनुकूल ही होना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखिए सही होगा, लेकिन नहीं पूछा गया है, तो ये जो है नहीं हम लोग को इसमें ढूंढना है। और देखिए उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लेस करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, सही है। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धति और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे, एकदम सही। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लेस करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है।
तो देखिए एनसीईआरटी के बुक में जो है पर्यावरण अध्ययन को जो है बहुत महत्व दिया गया है, एनवायरमेंटल स्टडीज को। तो इसके पीछे जो है क्या कारण है आपको बताना है। अधिक संख्या में अभ्यास और प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को व्याख्या करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अभ्यास शामिल हुआ इसी कारण से, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। विषय के आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या नहीं, व्याख्या आपका गलत हो जाएगा। और देखिए चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा। तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए नहीं। तो आपका देखिए इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो है एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में जो है पर्यावरण अध्ययन की उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में जो है कविता और कहानियों को शामिल किया गया है, ये सभी हम जानते हैं। तो इसके उद्देश्य जो है, किस उद्देश्य के लिए जो है ये किया, मतलब किस उद्देश्य के लिए जो है ये नहीं किया गया है, आपको इसमें बताना है। तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता, योग्यता को बढ़ावा देना। तो कहानी को जो है क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता की योग्यता को बढ़ावा देने के लिए जो है ये किया गया है, तो ये आपका सही होगा। विषय में रुचि का विकास करना, बच्चों में जो है किसी भी विषय के प्रति रुचि को विकास करने के लिए जो है कविता को शामिल किया गया है, कथा को जो है, कहानी को जो है शामिल किया गया है पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में, ये भी आपका सही है। और देखिए नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, एकदम सही। हमेशा जो है एक ही विषय को पढ़ा रहा है तो ऐसे जो है बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ने में। और विषय वस्तु का जो है बदलाव करने के लिए और बच्चों में जो है रुचि पैदा करने के लिए किसी भी विषय के प्रति, और उन्हें जो है सृजनात्मक बनाने के लिए और कल्पनाशील बनाने के लिए वो जो है अमूर्त चिंतन कर पाए, इसके लिए जो है क्या किया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में जो है कहानी और कथाओं का जो कविताओं का जो है शामिल किया गया है। लेकिन इसके पीछे क्या उद्देश्य नहीं है, तो आपका हो जाएगा शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य जो है नहीं है इसके पीछे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, यहाँ पे देखिए पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन है, ये शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो जो पर्यावरण अध्ययन है क्या ये शब्दावली और परिभाषा पर अधिक बल देती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये भय और पूर्वाग्रह से मुक्त होने के लिए मूल्य को बढ़ावा देती है, एकदम से। ये विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, सही है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, सही है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि आपसे पूछा गया है इसमें नहीं, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। ये शब्दावली और परिभाषाओं पर जो है अधिक बल देती है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण की और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यहाँ पे देखिए शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों को दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो देखिए नलिनी जो है कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हैं, और वे जो है कक्षा 3 की जो चैप्टर है जानवर हमारे साथी, इससे जो है वो परिचित कराना चाहती है बच्चों को, अपनी कक्षा के बच्चों को। तो वे जो है क्या कर रही हैं, किस तरह से जो पढ़ाएंगी, तो सबसे उपयुक्त तरीका होगा पढ़ाने के लिए। तो आपको इसमें बताना होगा कि कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका है। तो देखिए आपके ऑप्शन देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। तो देखिए पाठ्य पुस्तक में क्या बस कहेगी कि बुक खोलो और बस जानवरों को देख लो, चित्र को देख लो, तो ये सही होगा, तो नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और देखिए विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। विभिन्न जानवरों के चित्रों को सैमपट पर बनाना, ये भी आपका कुछ हद तक सही है।
और देखिए ऑप्शन नंबर 4 है आपका जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। सबसे इसमें बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि ये जो है विजुअल और इसमें जो है वो देख भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे और उन सभी चीज़ों को जो है अच्छे से वो समझ पाएंगे। तो सबसे अच्छा जो तरीका होगा सिखाने का वो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, जानवर तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सबसे सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे यह सुझाव दिया। तो देखिए यहाँ पे कक्षा 5 की एनसीईआरटी का पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में, आपने देखा होगा एनसीईआरटी बुक यदि आपने पढ़ रखी है तो आपने देखा होगा उसमें जो है अंत में जो है क्या दिया गया है, एक खंड दिया गया है हम क्या समझे करके। तो ये सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, तो देखिए ये परिवर्तन क्यों किया गया है आपको इसमें बताना है। तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। और देखिए इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है। यह आकलन में शिक्षकों को सुविधा बढ़ता है, शिक्षक को सुविधा के लिए नहीं, आकलन विषय निष्ठता कम करता नहीं। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, इसी के लिए जो है ये आकलन करने के लिए जो है इसमें ऐसा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या उन्होंने किया है। तो आपके हैं प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, सैंपल पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। तो यहाँ पे देखिए उपरोक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है। तो चारों में से जो है आपको एक चूज करना है जो सक्रिय अधिगम को जो है संतुष्ट कर रही है। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में था कि प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, खाना के बारे में जो है समझाना है, खाना जो हमें खाना चाहिए इसके बारे में जो है शिक्षक क्या कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो है उन्होंने क्या किया कि एक प्रकरण पर वीडियो दिखाए हैं, तो ये क्या सबसे उपयुक्त होगा, नहीं। और देखिए सैंपल पर उस प्रकार के भोज्य पदार्थ चित्र बनाने से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक के अनिवार्य तत्व बताता है, नहीं। शिक्षार्थियों से यह कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें, जो भी उनके पास स्रोत है उसी से जो है वो जानकारी एकत्रित करें, ये सबसे आपका उपयुक्त तरीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। निम्न प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। यहाँ पे देखिए जो हवा सब जगह है ये प्रकरण पढ़ाने के समय में जो है गीतिका क्या करती है कि निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। तो कौन सी गतिविधियां जो है इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका नहीं है, आपको इसमें चूज करना होगा। तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, और देखिए विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा ये आपके लिए, क्योंकि इसमें जो है देखिए हवा के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, हवा सब जगह है, तो आप इससे जो है कहीं क्षेत्र भ्रमण में ले जाकर जो इसे दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि हवा तो हर जगह है। आप इससे जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं कुछ, जैसे टेक्निकल नहीं, मतलब सिंपल सी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, जैसे कि आप जैसे कुछ फील कर रहे हैं
या कपड़े जो है हवा से ही सूख जाते हैं, या जो हम सांस लेते हैं इस प्रक्रिया में जो है हवा का क्या रोल है, ये सभी जो है आप इस तरह से प्रश्न करके इसे जो है समझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही तरीका होगा। शिक्षा जो क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, तो देखिए कहीं पर भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हवा जमा करके रखा हुआ हो, जहाँ पे आप क्षेत्र भ्रमण कराएंगे और दिखाएंगे बच्चों के लिए ये जो है हवा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। विशिष्ट उदाहरण को संकल्पना से व्याख्या एकदम सही, उदाहरण देकर जो है वो व्याख्या कर सकती हैं, समझा सकती हैं, ये आपका सही है। संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना, ये आपका सही तरीका होगा। तो यहाँ पे देखिए सब सही तरीका नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण पर जो है उसमें ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।